एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा भाई। एंट्रोपी थर्मोडायनेमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है भाई, जिसके क्वेश्चन नीट और जेई दोनों में भर भर के देखने को मिलेंगे भाई। ठीक हो गया? तो पहले मैं आपको डिस्कस कराऊंगा कि एंट्रोपी क्या होती है। तो देखो भाई, देखो मेरे पास यहाँ पे एक सिस्टम है, देख रहे हो? यहाँ पे एक सिस्टम है, ये वाला एक सिस्टम है समझ। इसमें पार्टिकल बहुत रैंडम है समझ, इधर उधर अस्त व्यस्त है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये पार्टिकल वेल अरेंज्ड हो रहा है। और ये वाला सिचुएशन देखो, ये वाला सिचुएशन, यहाँ पे चीजें क्या हो गई है, वेल अरेंज्ड हो गई है भाई। ठीक हो गया? देखो भाई, एंट्रोपी क्या है, याद रखना। थर्मोडायनेमिक्स में चीजों के रैंडमनेस को मेजर करने के लिए एक क्वांटिटी बनाई गई है भाई। दैट क्वांटिटी इज एंट्रोपी। समझाया? तो देखो भाई, डेफिनेशन लिख लो एंट्रोपी की, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या लिखोगे एंट्रोपी को? एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस एंड डिसऑर्डर्स। क्या बोलोगे? एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ देखो भाई, अगर थर्मोडायनेमिक्स में रैंडमनेस और डिसऑर्डर्स को मेजर करना है तो हमेशा उसके लिए क्या मेजर की जाती है? एंट्रोपी मेजर की जाती है भाई। ठीक हो गया? देखो नेचर में याद रखना, जो भी प्रोसेस होती है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। समझाया? देखो भाई, अगर मैं बात करता हूं इरिवर्सिबल प्रोसेस की, किसकी बात करता हूं? इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करता हूं। और इरिवर्सिबल को क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस भी बोलते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात करता हूं। तो इरिवर्सिबल और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो चेंज इन एंट्रोपी होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है भाई। ठीक हो गया? देखो, पहले मैं आपको एक बात क्लियर करवा दूं। देखो, मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था, याद रखना, जो पूरा सुहाग वर्ड होता है, सुहाग वर्ड, समझाया, ये सारी एनर्जीज होती है। समझाया? और ये बहुत सारी एनर्जी का कंट्रीब्यूशन होता है। मैंने जैसे आपको इंटरनल एनर्जी बताया था कि इसमें इंटरनल काइनेटिक एनर्जी प्लस इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो बॉन्ड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सब चीजों को कंक्लूड करता है। समझाया? यानी कि क्वांटम मैकेनिकल एनर्जी है, जिसको कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है। तो इन सब को एग्जैक्टली कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है। तो हमेशा बात किसकी करते हैं? चेंज इन एंट्रोपी की, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की, चेंज इन एंथैल्पी की, चेंज इन हेल्महोल्ट्ज फंक्शन की, और चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी की। समझाया? तो एक बार बता दूं कि किसी भी पॉइंट की एब्सोल्यूट एंट्रोपी निकालना एक दिक्कत की बात है भाई। इसलिए मैं कभी जिक्र नहीं करूंगा कि इस पॉइंट पे एंट्रोपी निकालो। अगर मैं बोल भी रहा हूं एंट्रोपी निकालो, तो हमेशा मैं बात कर रहा हूं चेंज इन एंट्रोपी निकालो। समझाया? तो एब्सोल्यूट एंट्रोपी निकालना क्या है? इम्पॉसिबल है। बहुत सारे लोग करते हैं कि एक पॉइंट को 0 वाला कंसीडर कर लेते हैं, दूसरे पॉइंट पे निकाल लेते हैं। समझाया? लेकिन एक एब्सोल्यूट एंट्रोपी की अगर मैं बात करूं तो वो निकालना काफी डिफिकल्ट है। तो देखो भाई, अगर देखो भाई, रिवर्सिबल प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो एंट्रोपी चेंज होता है वो 0 के बराबर होता है भाई। ठीक हो गया? अब मैंने आपको क्या बताया था? देखो भाई, नेचर में जो भी प्रोसेस होता है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है भाई। समझाया? और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का जो एंट्रोपी है वो क्या है? ग्रेटर देन 0 है। समझाया? तो इसका क्या मतलब है कि नेचर की एंट्रोपी लगातार क्या कर रही है? इंक्रीज हो रही है भाई, लगातार इंक्रीज हो रही है। तो क्या लिखूंगा? In any spontaneous process, the randomness is also increased. समझाया? In nature, समझाया? If we have a spontaneous process, then randomness is also increased. Then randomness is
ऑल्सो इंक्रीज्ड। समझ? ये तो जनरल चीजें मैंने आपको बता दी है भाई। समझ? अगर मैं बात करता हूं कि आपको बताना है कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, समझ? इसके लिए क्या निकालना पड़ता है? तो याद रखना, अगर कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो उसके लिए डेल एस टोटल, जिसको क्या भी बोल सकता हूं, डेल एस ऑफ यूनिवर्स, वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। समझ? अगर किसी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी की बात करनी है भाई तो उसके लिए डेल एस टोटल या डेल एस यूनिवर्स क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए भाई। ठीक हो गया? एक चीज और यहां पे रिमार्क लिख लो। देखो, अगर बात करता हूं डेल एस ऑफ यूनिवर्स की, तो डेल एस ऑफ यूनिवर्स क्या होता है? डेल एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल एस ऑफ सराउंडिंग। ठीक हो गया भाई? तो आपको किसी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस दिखाना है तो सबसे पहले आपको डेल एस ऑफ सिस्टम कैलकुलेट करना पड़ेगा, डेल एस ऑफ सराउंडिंग कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब आप दोनों कैलकुलेट कर दोगे भाई, समझ? जब आपने दोनों कैलकुलेट कर दिए तो फिर क्या निकालोगे? डेल एस ऑफ यूनिवर्स निकालोगे। समझ? और ये डेल एस ऑफ यूनिवर्स क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो तब मैं बोल सकता हूं कि ये रिएक्शन क्या है भाई? स्पॉन्टेनियस है। ठीक हो गया? अब देखो भाई, कुछ पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है भाई? याद रखना, सबसे पहले याद रखना, अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस मींस ए से स्टार्ट हो रहा है, बी जा रहा है, सी जा रहा है, डी जा रहा है और फिर ए आ जा रहा है। ए बी सी डी, प्रोसेस ए से बी गई, बी से सी गई, सी से डी गई और फिर डी से ए आई। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो एंट्रोपी चेंज है वो कितना होता है? 0। पहली बात। दूसरी बात क्या बोली भाई? देखो, याद रखना, मेरे पास जो पूरा सुहाग वर्ड है, समझ? ये सारी एनर्जीज होती है और सारी की सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्या है भाई? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। समझ? तो याद रखना, जो एंट्रोपी है वो क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव है। और याद रखना, ये स्टेट फंक्शन होती है जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है या फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। आप ये वाले पाथ से जाओ, आप ये वाले पाथ से जाओ या आप किसी थर्ड पाथ से जाओ, समझ? एंट्रोपी चेंज केवल ए और बी पे डिपेंड करेगी, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। समझ? तो यानी कि ये क्या है? स्टेट फंक्शन है। तो ये हल्का सा ओवरव्यू मैंने आपको दिया एंट्रोपी के बारे में। इनफैक्ट अगर मैं एंट्रोपी को एक शब्द में डिफाइन करना चाहूं तो उसका मतलब होता है रैंडमनेस या डिसऑर्डर। देखो भाई, मेरे पास मैटर की 3 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आप लोगों को बताना है कि सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी है। देखो भाई, जो एंट्रोपी का जनरल मीनिंग है, एंट्रोपी का मीन्स होता है रैंडमनेस। क्या होता है भाई? रैंडमनेस। ठीक हो गया? यानी कि जिस चीज में ज्यादा रैंडमनेस होगी उसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी। समझ? तो यहां पे देखो भाई, गैस के जो पार्टिकल हैं एक दूसरे से बहुत दूर है भाई। देख रहे हो, ये वाले पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर है, इसका मतलब रैंडमनेस सबसे ज्यादा गैस में है। समझ? अगर मैं बात करता हूं सॉलिड की, तो सॉलिड के मॉलिक्यूल वेल अरेंज्ड है। समझ? वेल अरेंज्ड है। समझ भाई? लेकिन अगर मैं लिक्विड स्टेट में पहुंचता हूं तो याद रखना, सॉलिड के मुकाबले वो थोड़ा ज्यादा अस्त व्यस्त है, लेकिन गैसेस के मुकाबले वो कम अस्त व्यस्त है। समझ? तो इट मीन्स सबसे ज्यादा जो रैंडमनेस है, अगर मैं रैंडमनेस का ऑर्डर लिखूं तो गैस का रैंडमनेस सबसे ज्यादा है, देन उसके बाद लिक्विड का। समझ? लिक्विड का रैंडमनेस उसके बाद ज्यादा है और सबसे कम रैंडमनेस जो है वो किसका है? सॉलिड का है। समझ भाई? देखो भाई, जो मेरे पास रैंडमनेस का ऑर्डर है वो क्या है? गैसियस स्टेट का सबसे ज्यादा है और सॉलिड स्टेट का सबसे कम है भाई। ठीक हो गया? यहां पे याद रखना, सॉलिड की एंट्रोपी सबसे कम होगी, एंट्रोपी भी सबसे ज्यादा गैस की होगी और सबसे कम यहां पे किसकी होगी? सॉलिड की होगी। ठीक है? अभी तो हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे थे भाई, इससे पिछली वीडियो में। याद रखना, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स
याद रखना थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्रिस्टलाइन सॉलिड के एंट्रोपी पे ही बेस्ड है भाई, ठीक हो गया। इन फ्यूचर आने वाली वीडियोस में थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी मैं आपको पढ़ा दूंगा भाई। देखो तो मैंने क्या बोला, एंट्रोपी सबसे ज्यादा किसकी होती है, गैस की, क्योंकि उसमें रैंडमनेस सबसे क्या है, ज्यादा है भाई। अब देखो एंट्रोपी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, एंट्रोपी को कैलकुलेट कैसे करता है, फॉर्मूला भाई। तो देखो अगर मैं बात करता हूं एंट्रोपी चेंज की, डेल एस, तो एंट्रोपी चेंज जो होता है वो क्या होता है, डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी। फॉर्मूला देखना भाई, डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी। तो देखो इसका मतलब क्या है, डी क्यू का मतलब क्या है, देखो भाई ये जो डी क्यू है उसका मतलब होता है रिक्वायर्ड हीट पर मोल। क्या होता है, रिक्वायर्ड हीट पर मोल, हीट पर मोल। और जो टी है वो क्या है, कांस्टेंट एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ये जो टी है उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। समझ में आया भाई, ये इसका फॉर्मूला है। लेकिन इसको समझे कैसे, इस कॉन्सेप्ट को बनाए कैसे, तो देखो इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम से समझा देता हूं। ये मेरे पास एक सिस्टम है, समझ में आया, और ये मेरे पास दूसरा सिस्टम है, ठीक है। देखो भाई मैंने इस सिस्टम को डी क्यू रिवर्सिबली हीट दिया, समझ में आया, रिवर्सिबली हीट दिया। और सिमिलरली इस सिस्टम को भी मैंने डी क्यू रिवर्सिबली हीट दिया, समझ में आया। इसका जो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे है ये टेम्परेचर कांस्टेंट है T1, समझ में आया। बात की थी ना, ये वाला जो T है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो सिमिलरली ये जो दूसरा सिस्टम है ये भी किसी टेम्परेचर पे कांस्टेंट है, इसको मैं बोल देता हूं T2, समझ में आया भाई। देखो भाई यहाँ पे अगर मैंने सिस्टम को DQ अमाउंट ऑफ हीट दिया भाई एट टेम्परेचर T1 और T2, समझ में आया। अब इस हीट के बिहाफ पे सिस्टम अपने आप को एक्सपेंड भी कर सकता है और कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है भाई। देखो कैसे, मैंने कहा कि T1 पे लेट अस सपोज कि ये सिस्टम अपने आप को क्या कर दे रहा है भाई, एक्सपेंड कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है, एक्सपेंड कर दे रहा है, ठीक हो गया। और T2 पे ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर दे रहा है, अंदर की तरफ को कॉन्ट्रैक्ट कर दे रहा है, ठीक हो गया भाई। तो एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से इनमें डिसऑर्डर्स आए होंगे, रैंडमनेस आई होगी। क्या आई होगी, रैंडमनेस, समय दोनों सिचुएशन में। और इसी रैंडमनेस को क्या बोला है, एंट्रोपी बोला है। इसी रैंडमनेस को क्या बोला है, एंट्रोपी। तो फॉर्मूला कैसे डिस्क्राइब करोगे, देखो भाई जो चेंज इन एंट्रोपी या जो डिसऑर्डर्स है वो क्या हुआ, जब मैंने किसी सिस्टम को DQ अमाउंट ऑफ हीट रिवर्सिबली दिया एट कांस्टेंट टेम्परेचर T, समाया, तो उसके अंदर कुछ रैंडमनेस या डिसऑर्डर्स आए। उसी रैंडमनेस और डिसऑर्डर को मैंने क्या बोला, एंट्रोपी बोला भाई, ठीक हो गया। ये तो तब है जब T है कांस्टेंट, समझ, ये तो तब है जब T क्या है, कांस्टेंट है। देखो भाई अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं हुआ, समझाया, तो याद रखना इसको इस तरह से लिखते हैं DQ रिवर्सिबल बाई T, समझाया, एट T1 और T2, ठीक हो गया। तो एंट्रोपी का फॉर्मूला ये हो जाएगा, समझाया, जब T क्या है, चेंज हो रहा है, वेरिएबल है। देखो भाई जो टोटल एंट्रोपी चेंज है डेल एस टोटल, या मैं उसको बोल सकता हूं डेल एस ऑफ यूनिवर्स, वो होता है एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग। तो देखो भाई अगर मुझे टोटल एंट्रोपी निकालनी है तो मुझे एंट्रोपी सिस्टम की भी चाहिए और एंट्रोपी किसकी भी चाहिए, सराउंडिंग की। तो देखो सिस्टम की एंट्रोपी किस तरह से कैलकुलेट करते हैं भाई, देखो भाई सिस्टम की एंट्रोपी कैलकुलेट करने के लिए देखो मैं एक कंडीशन बोलता हूं, मैंने 1 मोल ऑफ आइडियल गैस ली, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस ली भाई, ठीक हो गया। तो आइडियल गैस का मीन्स क्या है, जो PV इज इक्वल्स टू NRT को फॉलो करता है भाई, ठीक हो गया। देखो तो याद रखना जो एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला है आइडियल गैस के लिए वो होता है NCV ln T2 बाई T1, समाया, प्लस NR ln V2 बाई V1। पहला फॉर्मूला तो ये है।
अगर बात करी है Cp की तो फॉर्मूला ये लगा दोगे, Cp ln T2/T1, ठीक है, प्लस ये क्या आएगा Nr, और ln V2/V1 की जगह क्या आएगा P1/P2, ठीक हो गया। तो याद रखना, अगर हमें 1 मोल ऑफ आइडियल गैस दी हो या n मोल ऑफ आइडियल गैस दी हो तो एंट्रोपी ऑफ सिस्टम यानी कि एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम, एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम इस फॉर्मूले से दिया जाता है भाई, ठीक हो गया। एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम ये वाले फॉर्मूले से दिया जाता है। और एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया था, डेल एस इज इक्वल्स टू डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी। देखो भाई, ये तो है सिस्टम का एंट्रोपी चेंज, ये किसकी बात कर रहा हूं, सिस्टम की, सिस्टम लिख देता हूं, और यहां पे भी क्या लिख देता हूं, सिस्टम की, ठीक हो गया। लेकिन अगर एंट्रोपी पूछी हो सराउंडिंग की, समझ में आया भाई, तो सराउंडिंग की एंट्रोपी कैसे निकलती है। देखो भाई, इफ प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, इफ प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, तो देखो सराउंडिंग की जो एंट्रोपी होती है डेल एस सराउंडिंग, वो होती है माइनस क्यू ऑफ प्रोसेस, समाया बाय टी। टी किसका आएगा, टी आएगा सराउंडिंग का, जिस कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, समझाया। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट दिया है तो बिल्कुल फिक्स है, उसकी जगह पुट कर देंगे टेम्परेचर की वैल्यू। देखो भाई, अगर एक टेम्परेचर दिया है सराउंडिंग का तो ठीक है, लेकिन अगर दो टेम्परेचर है, T1 इनिशियल टेम्परेचर है और T2 फाइनल टेम्परेचर है, तो याद रखना T सराउंडिंग की जगह T2 आएगा भाई, ठीक हो गया। इसको हमेशा याद रखना भाई। और अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, किसकी बात कर रहा हूं, रिवर्सिबल प्रोसेस की, रिवर्सिबल प्रोसेस, तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो डेल एस सराउंडिंग होता है, डेल एस सराउंडिंग, वो क्या होता है भाई, वो क्या होता है, निगेटिव ऑफ डेल एस सिस्टम। बस जो सिस्टम की एंट्रोपी है उसमें निगेटिव लगा दो भाई, माइनस साइन लगा दो, तो क्या आ जाएगा, एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग आ जाएगा भाई। और इस तरह से आप एंट्रोपी ऑफ सिस्टम और एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो टोटल एंट्रोपी आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा भाई, ठीक हो गया। यानी कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स आपको मिल जाएगा। देखो भाई, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा देता हूं मैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा देता हूं, इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझाया। यानी कि डेल एस फॉर वेरियस प्रोसेस, वेरियस प्रोसेसेस, ठीक हो गया। देखो भाई, पहला हमारे पास फेज ट्रांसफॉर्मेशन है, डेल एस फॉर फेज ट्रांसफॉर्मेशन, फेज ट्रांसफॉर्मेशन, फेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डेल एस निकालना है, एंट्रोपी चेंज निकालना है। फेज ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, अगर मेरे पास सॉलिड है और वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, या लिक्विड है और वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, मींस फेज क्या हो रहा है, एक फेज दूसरे फेज में कन्वर्ट हो रहा है। या मेरे पास सॉलिड है और वो सब्लिमेशन के थ्रू डायरेक्ट गैसियस स्टेट में जा रहा है, ठीक हो गया। या एक एलोट्रॉप है, वन एलोट्रॉप सेकेंड एलोट्रॉप में कन्वर्ट हो रहा है भाई, दूसरे एलोट्रॉप में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक हो गया। तो एंट्रोपी चेंज इन प्रोसेसेस के लिए कैसे देंगे, लेट अस सपोज मेरे पास सॉलिड है और वो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है भाई, समय सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है भाई। तो इसको क्या बोलेंगे, फ्यूजन हो रहा है, समय। तो यहां पे जो एंथैल्पी चेंज है उसको बोलेंगे डेल एच ऑफ फ्यूजन, समय। यानी कि सॉलिड से लिक्विड जाने में कितना हीट एक्सचेंज हुआ या कितना टोटल हीट कंटेंट बना, दैट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक हो गया। और यहां पे जिस टेम्परेचर पे ये वाला सॉलिड इस लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, उस टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो देखो भाई, तो देखो, अगर मेरे पास फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो जो एंट्रोपी चेंज है डेल एस, वो होता है एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिवाइडेड बाय कांस्टेंट टेम्परेचर, जिसपे फेज ट्रांसफॉर्मेशन
हो रहा है भाई। समझ में आया? ये जो डेल एच है भाई वो क्या है? एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज एट फेज ट्रांसफॉर्मेशन, एट फेज ट्रांसफॉर्मेशन। और ये जो T है वो क्या है? टेम्परेचर है जिसपे फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है भाई। समझ में आया? इस फ्यूजन प्रोसेस के लिए जो एंट्रोपी चेंज है डेल एच, उसको किस तरह से लिखेंगे? वो होगा डेल एच ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय TM, मेल्टिंग पॉइंट जो है। समझ में आया? अगर कोई चीज लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रही हो, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रही हो, समझ में आया? तो जो एंट्रोपी चेंज होगा उसे एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन बोलेंगे, VAP लिख लेता हूं, वेपोराइजेशन इज इक्वल्स टू, यहां पे जो एंथैल्पी चेंज हो रहा होगा उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। समझ में आया? और जो यहाँ पे जिस टेम्परेचर पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, TB। तो देखो ये क्या हो जाएगा? डेल एच ऑफ वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाय TB मींस बॉइलिंग टेम्परेचर। ऐसी सब्लिमेशन के लिए भी जो एंथैल्पी होगी, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन डिवाइडेड बाय T, जिसपे सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। सेम एलेक्ट्रॉप के लिए भी ये हो जाएगा भाई। ठीक हो गया? तो ये हो गया एंट्रोपी चेंज ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में आया? देखो भाई दूसरा जो है, देखो फॉर रिवर्सिबल हीट ऑफ सब्सटेंस, मैंने सब्सटेंस को हीट किया, तो हीट करने के बाद देखो भाई उसकी एंट्रोपी तो चेंज हो गई, और वो एंट्रोपी कितनी चेंज हुई? तो मैंने क्या बोला? फॉर रिवर्सिबल हीटिंग ऑफ सब्सटेंस। तो देखो भाई जो डेल एस है, अगर रिवर्सिबली हीट कर रहे हैं, उसे रिवर्सिबली हीट कर रहे हैं, समझ में आया? तो वो क्या हो जाएगा? DQ रिवर्सिबल बाय T, और जो लिमिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? T1 टू T2। ठीक हो गया भाई? तो देखो हम उसको लगातार क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। तो देखो जो CM होता था, CM मोलर हीट कैपेसिटी, वो क्या होता था? DQ बाई N डेल T। अगर ये हीट रिवर्सिबली जा रही है तो DQ रिवर्सिबल क्या हो जाएगा? DQ जो रिवर्सिबल हो जाएगा वो हो जाएगा NCM/DT। समझ में आ रहा है? या उसे चाहे तुम डेल T लिख लो। समझ में आया? अगर स्मॉल चेंज है तो उसको डेल लिखेंगे, अगर बड़ा चेंज है तो उसको ये वाला डेल्टा वाला या जो ट्रायंगल वाला डेल है वो लिखेंगे। ठीक हो गया भाई? तो मैंने इस DT को क्या लिख दिया है? ये वाला DT लिख दिया, ये वाला। ठीक हो गया? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डेल एस इज इक्वल्स टू, इट इम्प्लाइज दैट T1 से लेकर के T2, और ये हो जाएगा NCM/DT डिवाइडेड बाय T। ठीक हो गया? अगर ये CM टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो ये बाहर आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे NCM T1 टू T2 और DT बाई T। और अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करता हूं तो सॉल्व करके क्या आएगा भाई? सॉल्व करके आएगा NCM ln T2 बाई T1। समझ में आया? तो देखो अगर आप किसी सब्सटेंस को रेगुलरली हीट कर रहे हो T1 से T2 तो उसकी एंट्रोपी इस तरह से दी जाएगी भाई। समझ में आया? ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आया? तो एक सब्सटेंस को आप रेगुलरली हीट कर रहे हो T1 से T2 और उसका CM दिया हुआ है, मोलर हीट कैपेसिटी दी हुई है। समझ में आया? तो आप उसकी एंट्रोपी आसानी से निकाल सकते हो भाई। ठीक हो गया? देखो भाई एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? एक प्रोसेस होती है एडियाबैटिक प्रोसेस। समझ में आया? हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट एडियाबैटिक प्रोसेस इज आइसोएंट्रोपिक। जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है वो आइसोएंट्रोपिक होता है। दैट इज S इज इक्वल्स टू
कांस्टेंट, या इसको क्या लिखेंगे, डेल एस इज इक्वल्स टू 0। प्रूव करना है भाई जो एडियाबैटिक प्रोसेस है वो कांस्टेंट एंट्रोपी पे होती है भाई। तो देखो अगर मेरे पास कोई एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है समझ, तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो DQ रिवर्सिबल होता है, जो हीट होती है वो क्या होती है, 0। इट मीन्स ये हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम से ना तो कोई हीट बाहर जाएगी ना कोई हीट अंदर आएगी भाई, समझ में आया, न हीट अंदर आई न हीट बाहर गई भाई, समझ में आया। तो DQ रिवर्सिबल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। वी नो दैट, हमें पता है भाई, वी नो दैट जो एंट्रोपी चेंज होता है डेल एस, समझ में आया, वो क्या होता है, DQ रिवर्सिबल बाई T होता है, समझ में आया। तो देखो भाई, तो देखो जो DQ रिवर्सिबल है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वो कितनी है भाई, 0 है। तो 0 होगी तो इट मीन्स TS इज इक्वल्स टू 0 बाई T, और इट इंप्लाइज दैट डेल एस इज इक्वल्स टू 0, समझ में आया। देखो मैंने आपको बताया था इस डेल को डिफरेंशिएशन की तरह लेना, अगर मैंने इस S का डिफरेंशिएशन किया तो 0 आ रहा है, इट इंप्लाइज दैट जो एंट्रोपी S थी वो क्या रही होगी, कांस्टेंट रही होगी भाई, समझ में आया। तो हमने प्रूव कर दिया भाई, क्या प्रूव किया, अगर मेरे पास कोई एडियाबैटिक प्रोसेस है तो उस प्रोसेस के लिए जो एंट्रोपी होती है वो हमेशा क्या होती है भाई, कांस्टेंट होती है। ठीक हो गया। अब देखो भाई मेरे पास एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, 2016 में जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इट मींस इसका लेवल काफी अच्छा होगा। देखो भाई मेरे पास 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस है सनमाया एट 300 केल्विन इन थर्मल कॉन्टेक्ट विद सराउंडिंग, एक्सपेंड आइसोथर्मली फ्रॉम 1 लीटर टू 2 लीटर सनमाया अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। देखो ये इसकी टैगलाइन है, समझ आ रहा है, ये वाला कांस्टेंट प्रेशर, और वो कांस्टेंट प्रेशर कितना है, 3 atm है। तो मुझे क्या निकालना है, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। देखो इस बार सिस्टम की नहीं पूछ रहा है, किसकी पूछ रहा है, सराउंडिंग की। बहुत लोग इससे डर जाते हैं कि सराउंडिंग की एंट्रोपी कैसे निकालें, तो मैंने बताया था अगर आपके पास इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो जो उसका एंट्रोपी चेंज होता है डेल एस ऑफ सराउंडिंग वो क्या होता है भाई, वो होता है माइनस TQ बाई T, समझ आया। तो देखो भाई हमें क्या निकालना है, DQ निकालना है, टेम्परेचर तो दिया है, कितना दिया है, 300 केल्विन। ठीक हो गया। देखो भाई फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मैं किसकी बात करूंगा, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स TD। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू DQ प्लस DW, समझ। तो यानी कि DU इज इक्वल्स टू DQ माइनस P एक्सटर्नल डेल V, समझ। देखो भाई जो प्रोसेस है वो क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो इंटरनल एनर्जी चेंज होता है वो क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। तो यानी कि ये हो गया 0, यानी कि जो DQ होगा वो होगा P एक्सटर्नल डेल V के बराबर, समझ आया। तो देखो भाई P एक्सटर्नल कितना है, 3 atm, और जो वॉल्यूम चेंज हुआ है वो कितना हुआ है, 2 माइनस 1, यानी कि जो इनिशियल वॉल्यूम है वो 1 है और जो फाइनल वॉल्यूम है वो कितना है, 2 लीटर। तो जो आया भाई वो आया 3 atm लीटर। लेकिन जो आंसर निकालना है वो जूल में निकालना है भाई, किस में निकालना है, जूल में निकालना है। तो जूल में कन्वर्ट कर दो, कितना आएगा, 3 इंटू 1 atm लीटर कितना होता है, 101.3 जूल। ठीक हो गया भाई। तो ये मेरा क्या आ गया, DQ की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 3 इंटू 101.3 जूल। तो देखो भाई जो मेरे पास DQ आ गया है वो आया है 3 इंटू 101.3 जूल आया है,
और जो टेम्परेचर है T वो कितना है भाई, जो टेम्परेचर है वो कितना है, वो है 300 केल्विन। समय 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 101.3 डिवाइडेड बाय 100 और क्या आएगा जूल केल्विन इनवर्स। समझ आया। तो ये नीचे के जो 2 जीरो थे ये पॉइंट को आगे की तरफ को खिसका देंगे तो ये आ जाएगा 1.013 जूल केल्विन इनवर्स। समझ आया। लेकिन आगे निगेटिव चल रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव, तो यानी कि डेल एस ऑफ सराउंडिंग वो कितना आ गया है भाई, वो आ गया है -1.013। ये डेल एस ऑफ सराउंडिंग आ गया भाई। ठीक हो गया। तो देखो अगर आपको आता है तो कितने इजी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा भाई, समझ में, जबकि ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक हो गया। ऐसे ही नहीं है कि ये जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखो भाई आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा देता हूं। देखो मेरे पास ये जो क्वेश्चन है ये 2002 में नीट में आया हुआ है और ये 2000 में नीट में ही आया हुआ क्वेश्चन है भाई। मेरे पास जो पहला क्वेश्चन है 60 वाला देखो भाई, जो 60 वाला क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि जो एंट्रोपी की यूनिट है भाई वो क्या होगी। तो देखो मैंने एंट्रोपी लिखा था डेल एस इज इक्वल्स टू क्या लिखा था, डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी, और डी क्यू को मैंने क्या लिखा था, रिक्वायर्ड हीट पर मोल। क्या बोला था, रिक्वायर्ड हीट पर मोल। ठीक हो गया। और जो टी था वो क्या था, कांस्टेंट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मींस टेम्परेचर तो था लेकिन ये टेम्परेचर क्या था, कांस्टेंट था। समझ में आया। देखो भाई हीट रिक्वायर्ड पर मोल यानी कि हीट को बोलते हैं जूल, पर मोल का मतलब मोल इनवर्स। समझ में आया। तो ये हीट हो गया पर मोल के लिए और टेम्परेचर हो गया केल्विन के। समझ में आया। तो जो यूनिट एंट्रोपी की बनी, डेल एस की जो यूनिट बनी वो क्या बनी भाई, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। समझ में आया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया भाई, ऑप्शन ए जो है वो एग्जैक्टली ठीक हो गया है, जूल केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। ठीक हो गया। अब देखो भाई अगला वाला क्वेश्चन देखो 61 वाला क्वेश्चन देखो भाई। 61 वाला क्वेश्चन क्या है भाई, वो बोल रहा है एंट्रोपी चेंज इन द फ्यूजन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड मेल्टिंग एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये दे रखा है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो देखो भाई 61 के लिए उसने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डेल एच एफ दे रखा है। समय कितना दे रखा है, 2930 जूल मोल इनवर्स। समय ये लेटेंट हीट है यानी कि इसको एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी मैं बोल सकता हूं। ठीक हो गया भाई। और देखो जो मेल्टिंग पॉइंट है टीएम वो कितना दिया है, 27 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं इसको केल्विन में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो वो होगा 27 प्लस 273, और इस 273 को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो कितना आ जाएगा, 300 केल्विन आएगा। ठीक हो गया भाई। अब देखो अगर मैंने बोला फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है भाई। ठीक हो गया। तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि यहां पे जो सॉलिड है वो किस में फ्यूज हो रहा है, वो लिक्विड में फ्यूज हो रहा है भाई। उसका जो टेम्परेचर है टीएम वो क्या है, 300 केल्विन है। समझ में आया भाई, 300 केल्विन है। तो देखो भाई, तो देखो फेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो एंट्रोपी चेंज था वो था एंथैल्पी चेंज ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे हो रहा है। तो देखो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कितना है, 2930, और ये क्या है, जूल मोल इनवर्स। समझ में आया। डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय देखो भाई ये जो टेम्परेचर है टी वो कितना है, 300 केल्विन। समझ में आया। यूनिट भी साथ लिखते रहो भाई। तो जो डेल एस की वैल्यू आई है वो आ जाएगी 9.77 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक हो गया भाई। तो ये हुआ एंट्रोपी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है भाई। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक हो गया। होप
आप लोगों को एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।